जय हिंद दोस्तों। तो हमने कल जो है हमारी कुछ तकनीकी समस्या के कारण एकदम से जैत्र सिंह पर आकर के जो है क्लास रोक देनी पड़ी थी। आज वहीं जैत्र सिंह से हम शुरू करेंगे। हमारा जो चैनल है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सभी कुछ किया कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और हमारे चैनल का नाम आप जान ही चुके हैं अब तक तो, हिस्ट्री अड्डा, और मैं हूं अनुज प्रताप सिंह। मैंने जो सीरीज शुरू की है वो है महाराणा। मेवाड़ के महाराणाओं ने कितने हजारों वर्षों तक जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उसी सीरीज को लेकर के मैं आया हूं। और इसमें अगले जो महाराणा हैं वे हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी और इनका समय 1213 से लेकर के और 1253 के बीच में 40 वर्षों का जो है लंबा राज्यकाल था इनका। 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और उन्हीं 40 वर्षों के दौरान इसका संघर्ष जो है वो इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश से हुआ था। उस संघर्ष में दो युद्ध हुए थे, एक भूतांडा का युद्ध और एक छोटा युद्ध तुम्बुन का युद्ध हुआ था। भूतांडा और तुम्बुन, ये दो युद्ध हुए हैं इसमें, और अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय जो है जैत्र सिंह जब गद्दी पर बैठा, जैत्र सिंह के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन मार्क है, सल्तनत कहते हैं इसको, का आरंभ हो चुका था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आरंभ हो चुकी थी। इस समय गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश, इसे अंतमश भी कहते हैं, गद्दी पर बैठ चुका था। ठीक है, आप जानते हैं इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो है 1210 से 1236। ठीक है, 26 वर्षीय शासन था इसका। और हम जानते भी हैं कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका दामाद था, ये शासन दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, उसका दामाद और रजिया सुल्तान का पिता था। एक बार कांस्टेबल में आ चुका है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, इल्तुतमिश या अंतमश। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य 1227 में भूतांडा का युद्ध हुआ। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि जैत्र सिंह 1213 से 1253, करीब 40 वर्षों का शासन है इसका। जैत्र सिंह के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का आरंभ हो चुका था और इस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था गुलाम वंश का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में भूतांडा का युद्ध हुआ था, प्रमुख युद्ध जो है भूतांडा का युद्ध। ठीक है, तो अब हम इस युद्ध के बारे में करने वाले हैं। भूतांडा का युद्ध 1227। हम जानते हैं दो पक्ष होते हैं तभी युद्ध होता है।
एक पक्ष है दिल्ली सल्तनत, और दूसरा पक्ष है मेवाड़। और दिल्ली सल्तनत में जो शासक था इस समय वो था इल्तुतमिश, और मेवाड़ का शासक था जैत सिंह। ये युद्ध जो है एक भयानक युद्धों या घमासान युद्धों में गिनती इसकी आती है। इस युद्ध की गिनती जो है भारत के बड़े युद्धों में इसकी गिनती आती है। कई स्थानों पर जो है लिखा है कि जैत सिंह जो है इसमें पहले पराजित हुआ और बाद में तुम्बुन के युद्ध में उसको विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, नवीनतम शोधों में। हालांकि कई जगह दिखाया जाता है कि भूताना का युद्ध जो है, हालांकि जब इल्तुतमिश ने जैत सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया तो एक प्रकार से जैत सिंह की पराजय हुई। जैत सिंह वहां से जान बचा करके भाग निकला था। ठीक है, फिर उसने तुम्बुन के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। ठीक है, जबकि कई जगह लिखा होता है कि भूताना का युद्ध इल्तुतमिश पराजित हुआ था भूताना के युद्ध में। और परंतु यहां अगर हम बात करें तो हमीर मद मर्दन का जिक्र मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उसी में इस युद्ध के परिणाम के बारे में लिखा है। हमीर मद मर्दन ग्रंथ के अनुसार इल्तुतमिश इस युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, तो हम हमीर मदमर्दन का जो है एक प्रमाण देकर के इस युद्ध को इल्तुतमिश के विपक्ष में और जैत सिंह के पक्ष में बता रहे हैं यहां। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान नागदा को बड़ा नुकसान पहुंचा। नागदा में 999 मंदिर थे उस समय, जो कि हिंदू जैन मंदिर काफी विख्यात थे। इनमें सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर बहुत सारे थे, और जैन मंदिर अनेक जो तीर्थंकर हैं उनके मंदिर हुआ करते थे। 999 की संख्या थी, और इन मंदिरों को कहीं इतना खंडित कर दिया, आज भी जो है खंडित अवस्था में। अगर कभी आप जो है यहां जाएं नागेंद्र या नागदा में, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे हालत कर दी है। ठीक है, अब इन मंदिरों की क्या स्थिति है, तो कई अभी तक उनमें उसके तहस नहस के अवशेष, आग भी लगा दी थी। इन मंदिरों को खंडित किया गया और साथ में उन मंदिरों को आग लगा दी। पूरे गांव को, उस समय राजधानी थी ये, तो आग लगा दी थी। ठीक है, तो नष्ट कर दिया। भूताना के युद्ध के दौरान इल्तुतमिश की सेना ने जैत सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया और यहां बने हुए 999 हिंदू व जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं और आपके सामने लिख दिया कि भूताना के युद्ध के दौरान जो है इल्तुतमिश की सेना ने पूरे वहां 999 मंदिर थे, और उन मंदिरों को इस प्रकार से तोड़ा कि वो दोबारा से बनाए न जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये नष्ट कर दिए। 999 हिंदुओं में जो है सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर ये ज्यादा हुआ करते थे। हाँ, 999 मंदिरों में पहला मंदिर जो संभवतः तोड़ा गया, जिसके बारे में कहा जाता है
इनमें सर्वप्रथम नांदे शमा का सूर्य मंदिर को तोड़ा गया। सबसे पहले इन मंदिरों में तोड़ने का काम जो शुरू हुआ तो इस मंदिर से हुआ था, नांदे शमा का सूर्य मंदिर, इसको सबसे पहले तोड़ा था इसमें से। ठीक है, तो ये भूताना के युद्ध की बात है। और अब बात आती है हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक की। इस ग्रंथ की रचना जय सिंह सूरी द्वारा की गई। इस ग्रंथ में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। देखो, इल्तुतमिश को हमीर क्यों कहा गया है कि जयसिंह सूरी ने अमीर कहा है। हम सभी जानते हैं कि जो भी हर एक राज्य होता है, हिंदुओं में जो है कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग कह देते हैं उस चीज को। ठीक है, और इसी प्रकार से मुसलमानों में शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में अमीर कहा जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें अमीर कहा जाता था, जो राजशाही परिवार से संबंधित रखते थे। तो इल्तुतमिश राजशाही परिवार से संबंधित रखता था और एक सुल्तान था, इसीलिए इसे अमीर कहा जाता था उस समय। और अमीर को ही जयसिंह सूरी ने क्या कर दिया, हमीर। ठीक है, तो हमीर मदमर्दन जो है पुस्तक में, हमीर का मद माने घमंड, मर्दन माने तोड़ा, उसका घमंड तोड़ दिया। हमीर मदमर्दन यानी हमीर, अमीर का घमंड तोड़ दिया। और अमीर कौन था, इल्तुतमिश, क्योंकि उसी की पराजय हुई थी भूताना के युद्ध में। जैत सिंह ने हमीर मदमर्दन किया, यानी अमीर इल्तुतमिश के मद का मर्दन कर दिया। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि हम, ये तो आया हुआ है कि हमीर मदमर्दन की रचना किसने की, आरएस 2008 के एग्जाम में आया था, हमीर मदमर्दन की रचना किसने की, तो जयसिंह सूरी द्वारा की गई। हमीर मदमर्दन के में किसकी जानकारी दी गई है, भूताना के युद्ध की विशेष जानकारी दी गई है, जिसमें जैत सिंह द्वारा इल्तुतमिश को पराजित किए जाने का उल्लेख है। और इसी को कहा गया है हमीर मदमर्दन, हमीर यानी अमीर। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। ग्रंथ में भूताना के युद्ध में जैत सिंह द्वारा भूताना के युद्ध में जैत सिंह द्वारा इल्तुतमिश को पराजित किए जाने का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है इस बात का कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं हमीर मदमर्दन, इस ग्रंथ की रचना जयसिंह सूरी के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में हमीर यानी इल्तुतमिश को कहा गया है अमीर, अमीर से ही हमीर अपभ्रंश हो गया। और इस ग्रंथ में भूताना के युद्ध में जैत सिंह द्वारा इल्तुतमिश को पराजित किए जाने का उल्लेख हुआ है। तो ये था हमीर, इसके बारे में हमने चर्चा की, हमीर मदमर्दन। और जैत सिंह के विषय में हमने चर्चा की। और जैत सिंह ने भी जो है सफल प्रतिरोध किया था, आप जान ही चुके हैं इसमें कि किस प्रकार से जो है उसने इल्तुतमिश को पराजित किया भूताना के युद्ध में। देखिए, जैत सिंह जो है इसके बारे में जानकारी एक और शिलालेख से भी मिलती है, और आपने उसका नाम भी सुना हुआ है, चीरवा का
शिनादेक, चीरवा या चीड़वा। ठीक है, इस शिनादेक में भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैत्र सिंह के विषय में चीरवा, शिनादेक से भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चीरवा शिनादेक 1273 ईस्वी का है। ठीक है, चीरवा शिनादेक जो है 1273 ईस्वी का है। यह शिनादेक उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर चीरवा नामक गांव के मंदिर पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चीरवा शिलालेख के बारे में अगर जानकारी आ जाए, क्योंकि जैत्र सिंह के विषय में चीरवा शिलालेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। यह शिलालेख 1273 ईस्वी का है और यह उदयपुर के समीप चीरवा एक नामक गांव है, वहां से एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। यानी देखो, लिखा हुआ है भी कह सकते हैं, पर जब किसी पत्थर पर कोई चीज लिखी जाती है, हथौड़ी और छेनी से, हथौड़ी और छेनी से शब्द बनाए जाते हैं, तो उसे उत्कीर्ण करना कहा जाता है। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई शब्द बना ही है, और आप जानते ही हैं कि कोई भी शिलालेख है उसको लिखा गया कहने के बजाय उत्कीर्ण किया जाना कहा जाएगा। आप जानते ही हैं कि हर एक चीज का एक शब्द है। देखो, अगर विलोम शब्द की भी बात करें ना, तो रात का विलोम शब्द दिन है, रात्रि का दिन नहीं होगा, रात्रि का दिवस होगा। पर्टिकुलर शब्द के लिए पर्टिकुलर शब्द बना हुआ है। इसीलिए कभी कभी हमने आपने सुना भी होगा, शेर भौंकता है, अजीब लगेगा, काम तो वही कर रहा है, कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता की तरह ही शेर भी भौंकता है, किंतु शेर के भौंकने को दहाड़ना कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। कुत्ता दहाड़ता है ऐसे नहीं चलेगा, कुत्ता भौंकता है और शेर दहाड़ता है, ये पर्टिकुलर शब्द बने हुए हैं हर एक चीज के लिए। इसीलिए जो है हम बात कर रहे हैं, शिलालेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना है कि जो है कुत्ता भिनभिना रहा है, मक्खी भिनभिनाती है, मच्छर जो है वो आवाज निकालते हैं। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर शब्द के लिए कोई ना कोई एक शब्द निश्चित है। इसी प्रकार से शिलालेखों को लिखा जाने के बजाय शिलालेखों को उत्कीर्ण किया जाना कहा जाता है, क्योंकि ये सिंपल लिखे नहीं जाते, इनको हथौड़ी और छेनी से शब्द बनाए जाते हैं किसी पत्थर पर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और शिलालेख जो होते हैं, वैसे तो चैप्टर में बताऊंगा, शिला, शिला माने चट्टान, लेख, शिला माने चट्टान या पत्थर, पत्थर पर लिखा गया लेख जो है वो शिलालेख कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम देंगे। सबसे प्राचीन शिलालेख कौन से हैं, ये सबसे प्रमुख प्रमाण माने जाते हैं। ठीक है, और हर एक मतलब शिलालेखों के बारे में विस्तार से जानकारी अपने उन राजस्थान के इतिहास को जानने के साधन, सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, यहां ये बनाया तो बता दूं, कोई पत्थर है उसको साफ करके जो है फिर शिलालेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, उन पर पत्थर पर हथौड़ी और छेनी से शब्द बनाए जाते हैं, तो इसी को जो है शिला पर लिखा गया लेख शिलालेख, और ये उत्कीर्ण किया जाता है। देखो, जैत्र सिंह जो है 13वीं सदी का मेवाड़ का प्रमुख शासक था, यानी कि 1200
और 1253 के बीच में। ठीक है, इसके पश्चात इसका पुत्र जो है हुआ तेज सिंह। तेज सिंह का समय है 1253 से और 1267। ठीक है, और तेज सिंह के समय क्या प्रमुख घटना हुई? एक ग्रंथ लिखा गया था 1260 में और उत्कीर्ण मतलब उसको चित्रित किया गया था। उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है यह एक ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है। इसकी रचना 1260 में हुई। यह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। देखिए, हमने तेज सिंह जो कि जैत्र सिंह का ही पुत्र था, 1253 से 1267 67 के बीच में हुआ था। और इसके समय की प्रमुख बात जो है उसी को मैं बता रहा हूं जो एग्जाम से संबंधित है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ है। ये कैसा? ये एक ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है, चित्रकला से संबंधित। इसकी रचना 1260 में हुई। यह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो महारावण तेज सिंह के समय में यह हुआ। और तेज सिंह के पश्चात जो है फिर होते हैं समर सिंह। समर सिंह जो है 1267 से और 1302 के बीच में हुए। ठीक है, इन्होंने भी सफलतापूर्वक शासन किया। किंतु अब जो बात आती है मेन, वो है महारावण रतन सिंह या रावण रतन सिंह। रावण शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह, जिसके बारे में हम अब करने वाले हैं। अब आपके सामने है ये तो कि जैत्र सिंह हमने कर दिया, तेज सिंह के बारे में जो प्रमुख बात थी, और समर सिंह जिसके बारे में आपको अभी बताता हूं थोड़ा सा। बारह सौ और 67 से 1302। इसके सफलतापूर्वक शासन के पश्चात इसके दो पुत्र थे। एक तो रावण रतन सिंह, जिसने चित्तौड़ में रह करके करीब 1 वर्ष तक शासन किया, जो समर सिंह के पश्चात चित्तौड़ का अगंदा शासक बना, मेवाड़ का अगंदा शासक बना था। दूसरा पुत्र कुंभकर्ण। ठीक है, ये पुत्र हैं। रतन सिंह, रावण रतन सिंह 1302 से लेकर के 1303 के बीच में गद्दी पर बैठा। और कुंभकर्ण जो कि इसने नेपाल में गोहिन राजशाही वंश की स्थापना की। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जो नेपाल का राजवंश है वो गोहिन वंश की ही एक शाखा है। समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण, उसने नेपाल में राजशाही वंश की स्थापना की। और शिवाजी का संबंध भी इनसे जोड़ा जाता है। एक ये पुस्तक है मेरे पास, इसमें स्पष्ट लिखा है हमीर के बारे में। अभी आएंगे ना, हमीर सिसोदिया, जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। और इसमें जो है, ये जो पुस्तक है, इसमें खून का टीका, यादवेंद्र जो है शर्मा चंद्र, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और ये जो है इस पुस्तक में पूरा का पूरा ऐतिहासिक उपन्यास है, खून का टीका। किस प्रकार से हमीर सिसोदिया ने अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात, यहां अलाउद्दीन खिलजी का तो यहीं अधिकार हो जाएगा रतन सिंह के समय, तो उसके पश्चात कैसे उससे छुटकारा पाया और कैसे मेवाड़ पर पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना की, या गोविंद वंश की एक शाखा की स्थापना की। इस खून का टीका में यह सब लिखा हुआ है। और इसी में लिखा है जो मैं बताना चाह रहा था कि शिवाजी का जो पूर्वज थे वो मेवाड़ के गोविंद वंश के ही थे। इस पुस्तक में यह बताया कि इनमें से एक भाई जो है यहां से छोड़ करके महाराष्ट्र चला जाएगा, और उसने जो है महाराष्ट्र में गोविंद वंश की स्थापना की, जो उसी में बाद में शिवाजी हुए थे। और नेपाल का राजवंश की स्थापना किसने की? कुंभकर्ण ने। ठीक है। और ये कौन था? समर सिंह का पुत्र था। समझ गए अब? तो नेपाल वाला या महाराष्ट्र में शिवाजी वाला वंश और मेवाड़ का वंश एक ही वंश है। अब आगे बढ़ते हैं। रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह जो है, हमने इन पर अभी हाल ही में आई, कुछ समय, कुछ वर्ष पूर्व जो है एक मूवी आई थी जो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर बनी थी। ठीक है। तो पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें वो सारा चित्रण किया गया था। और रतन सिंह के गद्दी पर बैठते ही सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हुई कि दिल्ली सल्तनत की नजर जो है इन पर पड़ी, मेवाड़ के शासकों पर। इसके कई कारण बताए जाते हैं कि उसने क्यों मेवाड़ पर आक्रमण किया, क्यों मेवाड़ का 8 महीने घेरा डाले रखा, क्या इसके पीछे कारण रहे, उनकी चर्चा हम अभी करते हैं। ठीक है। रतन सिंह के समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 के बीच में रहा है। ठीक है। 1296 से 1316 यानी 20 वर्ष का शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। और ये तुर्क होते हैं। खिलजी कौन थे? ये तुर्क थे। गुलाम वंश के भी शासक तुर्क थे, खिलजी भी तुर्क थे। ठीक है। तो ये रतन सिंह के समय की बात है। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को झेलना पड़ा। देखिए, रावण रतन सिंह 1302 से 1303 में मेवाड़ के शासक बने, समर सिंह के पुत्र थे। रतन सिंह के समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 20 वर्ष का शासन उसका रहा है, 1296 से 1316 के बीच में। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्यों आक्रमण किए, इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहले हम उन कारणों की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के कारण, इतिहास में इन कारणों के विषय में जो जानकारी है, अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग कहना है। ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। जैसे कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर की भांति वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, परंतु उसके एक मित्र था दिल्ली का कोतवाल अता उन मुल्क, उसके कहने पर उसने विश्व विजय का कार्यक्रम जो है वो निरस्त कर दिया और उसने भारत विजय की ये जो है यात्रा आरंभ की। विश्व विजेता बनने के बजाय उसे भारत विजय की जो है एडवाइस मिली। उसी के एक फ्रेंड और दिल्ली का कोतवाल था अता उन मुल्क, उसी के कहने पर उसने जो है विश्व विजय का कार्यक्रम अपना निरस्त कर दिया था और भारत विजय की जो है यात्रा को आरंभ किया। तो अलाउद्दीन पूरे भारत पर अधिकार चाहता था और यह बात अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति को बताने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे पास कि उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सानी, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। तो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति स्पष्ट है यहां। दूसरा, रतन सिंह के पिता समर सिंह ने, रतन सिंह के पिता समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान मेवाड़ मार्ग से गुजरने के कारण उनसे कर वसूला। रतन सिंह के पिता जो थे समर सिंह, जब 1298 में गुजरात अभियान कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना कर रही थी और उस समय जो है वो मेवाड़ मार्ग में पड़ता था। तो मेवाड़ के मार्ग से जब गुजर रहे थे तो उससे समर सिंह ने, मेवाड़ ने जो है समर सिंह के आदेश पर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उससे टैक्स जो है वसूला रास्ते से गुजरने का। ठीक है, मलिक मोहम्मद, एक लेखक हुआ है जायसी, के अनुसार रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो कई कारण बताए जाते हैं, उनमें ये सबसे जो 3 प्रमुख कारण हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और वो संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। दूसरा है, रतन सिंह के पिता समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के 1298 में गुजरात अभियान के दौरान जब अलाउद्दीन की सेना वहां से गुजर रही थी मेवाड़ के क्षेत्रों से, तब जो है उनसे कर वसूला था और उसी का जो है प्रतिकार करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, उसने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत, के अनुसार रतन सिंह की पत्नी जो थी रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर थी और इसीलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया मेवाड़ पर। तो ये कुछ कारण बताए जाते हैं, इनमें से 3 प्रमुख कारण जो है आपके सामने हैं। ठीक है, मैं जायसी वाली बात और बताऊंगा आपको, परंतु
1303 में हुए इस आक्रमण में, हालांकि ये घेरा 28 जनवरी को डाला था, पर अगस्त में जाकर के युद्ध हुआ था और उसने धोखे से, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जो है इन पर को पहले तो कहा कि वो मैं अब अपने घेरे को उठा रहा हूं और घेरे को उठाने से पहले मैं चित्तौड़ में भ्रमण करना चाहता हूं किले के अंदर। तो रतन सिंह को लगा कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, तो उसने भ्रमण करवा दिया और वहीं उसने जो है रानी पद्मिनी की एक तालाब में परछाई भी देखी। और तत्पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी को वो जब छोड़ने के लिए आया वहां उनके शिविरों तक रतन सिंह, तो रतन सिंह को बंदी बना करके दिल्ली ले गए। तब रानी पद्मिनी ने जो है अपने कुछ सैनिकों को डोलियों में बिठा करके और वहां आने का जो है दिल्ली आने के लिए कहा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के वहां दिल्ली में जब ये दाखिल हुए तो उसमें पालकियों में सैनिक थे, वहां उसमें लड़कियां नहीं थी, सैनिक थे। और इसी इन सैनिकों ने जो है रतन सिंह को वहां से छुड़ा लिया कहानी में, और रतन सिंह को छुड़ा करके ये जो है वापस मेवाड़ आ गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इनका पीछा किया और गुस्से में जो है चित्तौड़ के पास बेड़च और गंभीरी नदी के बीच में उसने अपना शिविर जो है वो डाल दिया और फिर जो है उसने आक्रमण किया और गोरा और बादल ने जो है किले के द्वार खोल दिए। तत्पश्चात भीषण संग्राम हुआ। सभी जो मेवाड़ के उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, गोरा, बादल, रतन सिंह, सब वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में जोहर कर लिया, अग्निकुंड में समा गई। ठीक है, तो ये आपको पता ही है सारी की सारी बात, फिल्म भी सभी ने देखी होगी, परंतु इस बात को ध्यान रखना कि रानी पद्मिनी जो है उसने जोहर जो किया था ये मेवाड़ का प्रथम शाका कहलाता है। मेवाड़ का, राजस्थान का नहीं, राजस्थान का तो पहले भी हो चुका है, उनका जिक्र हम करेंगे बाद में। और जो ये हुआ है ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था, चित्तौड़ में ही हुए। मेवाड़ में समय समय पर 3 शाखे हुए हैं, ठीक है, और जिनका जिक्र हम समय समय पर करते रहेंगे। और मेवाड़ के 3 शाखों में प्रथम जो है आपके सामने अभी अभी हमने बताया। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी की चर्चा करेंगे। पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के दरबार में की। ठीक है, देखो जायसी जो है ना, मलिक मोहम्मद जायसी शक्ल जो थी, चेहरा जो था इसका क्रूप था, और जैसे ये शेरशाह के दरबार में गया तो अचानक उस क्रूपता को देख करके शेरशाह को हंसी आ गई। ठीक है, और हंसी आ गई तो बाकी लोग भी उसके हंसने लगे। तो इसने एक प्रश्न किया, मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि आप किस पर हंस रहे हो, क्योंकि शेरशाह के समय जो है बादशाह जो है वो उपाधि आ चुकी थी। उससे पहले ये सुल्तान कहलाते थे, दिल्ली सल्तनत के शासक। जैसे ही बाबर आया, बाबर अपने साथ जो है बादशाह शब्द लेकर आया, तो इसलिए जो है ये अब शेरशाह सूरी शाह कहलाता था, बादशाह। तो बादशाह सलामत, उसने कहा मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे ही एंट्री हुई, उसकी इंटर हुआ महल के अंदर जहां दरबार लगा हुआ था, तो शेरशाह सूरी को उसकी हंसी आ गई, उसको देख, उसकी क्रूरता को देख करके। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने तत्काल प्रश्न किया कि बादशाह आप किस पर हंस रहे हो, मेरी सूरत पर या मुझे बनाने वाले के ऊपर? तो शेरशाह सूरी अचानक से चुप हो गया, क्योंकि बनाने वाला तो खुदा था, तो खुदा पर कैसे हंस सकता है, इसीलिए जो है उसने एकदम से चुप हो गया। तो इतना अच्छा जो है जवाब दिया या प्रश्न किया, प्रश्न में ही उसका जवाब भी था। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्रूप था। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना 1540 में की थी। किसकी? पद्मावत की। पद्मावत नामक ग्रंथ है, शेरशाह सूरी के दरबार में की थी।
इसमें रानी पद्मिनी को पद्मावती कहा गया है। कहा गया है, जो कि सिंगन यानी कि श्रीलंका की एक राजकुमारी थी और इसके पिता गंधर्वसेन तथा माता चंपावती थी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की थी, शेरशाह सूरी के समय में की थी, और उसके दरबार में इसमें रानी पद्मिनी को पद्मावती कहा गया है। पद्मावत में जो है रानी पद्मिनी को क्या कहा गया है? पद्मावती। ठीक है, बाकी इसको रानी पद्मिनी ही कहा जाता है, और पद्मावती में मतलब पद्मावत में नाम पद्मावती मिलता है। इसके पिता जो श्रीलंका के या सिंगन द्वीप के राजा थे, गंधर्वसेन थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि रानी पद्मिनी के पिता श्रीलंका के राजा का नाम क्या था? गंधर्वसेन, और माता का नाम था चंपावती। रानी पद्मिनी की माता का नाम चंपावती और पिता का नाम गंधर्वसेन था, और सिंगन द्वीप की यह राजकुमारी थी। सिंगन द्वीप उस समय श्रीलंका को कहा जाता था। ठीक है, श्रीलंका के नाम जो है काफी चेंज हुए हैं समय समय पे। मैं बता देता हूं, क्योंकि राजस्थान सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2011 का पेपर आप उठा करके देखें, उसमें स्पष्ट पूछा गया है कि श्रीलंका का नाम क्या था, प्राचीन नाम, पर उसमें ये ऑप्शन नहीं थे, तो मैं टाइम पर बताता हूं। सब अब जो वर्तमान नाम क्या है? श्रीलंका है वर्तमान नाम। इससे पहले, ठीक है, श्रीलंका से पहले क्या था? सीडोन। ये आया था पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011। आप पेपर उठा के देख लो, मैं वर्ष भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीडोन। उससे पहले जो था वो था सिंगन द्वीप। ठीक है, परंतु सबसे प्राचीन नाम क्या था इसका? उससे भी पहले रामायण में हम इसका नाम मिलता है लंका। यह सबसे प्राचीन नाम है। फिर मध्य में हो गया सिंगन द्वीप। आजादी के समय इसे सिंडोन कहा जाता था, और वर्तमान में इसका नाम है श्रीलंका। और इसमें में से एक क्वेश्चन आ चुका है, सिंडोन। ठीक है, तो हमें ये नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछा गया है। पूछ क्या लिए जाते हैं? सामने ही है। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं। जापान का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर है इसका निप्पन। ठीक है, तो एग्जाम में आने के कारण मैं बता रहा हूं आपको कि इनको पूछ लेते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंडोन, श्रीलंका का फिर सिंगन द्वीप। जापान का प्राचीन नाम निप्पन। एग्जाम में आते हैं ये। अभी एक आईएएस का क्वेश्चन और पूछ लेता हूं बीच में, मुझे याद आ गया। आईएएस 2015 क्वेश्चन है, दिल्ली किस देश की राजधानी है?
ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए जा रहे हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं और हम हड़बड़ा हट ना दिखाएं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन था दिल्ली किस देश की राजधानी है। मुझे भी हंसी आई थी कि आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2015 में, पर ऑप्शन क्या था? घाना, पूर्वी तिमोर, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और कहीं भी इसमें भारत नहीं था, ठीक है, क्योंकि भारत के अतिरिक्त भी दिल्ली एक और है जो किस देश की राजधानी है? पूर्वी तिमोर। पूर्व को हम क्या कहते हैं? ईस्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे? ईस्ट तिमोर। तो आप गूगल पे सर्च भी कर लेना कि ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या नाम क्या है? दिल्ली। तो आईएएस 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन की नेचर कैसी हो सकती है, हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको जब सिंगन द्वीप की बात आई, रानी पद्मिनी की चर्चा की, तो सिंगन द्वीप की बात आई तो मुझे सिंदोन वाली बात याद आ गई। 2015 में, सॉरी 2011 के एग्जाम में आया था, पीएसआई राजस्थान सब इंस्पेक्टर में। और ये दिल्ली किस देश की राजधानी? आईएएस 2015 में। प्रश्न आते हैं, मैं आपको प्रश्न जैसे आते हैं वैसे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, एग्जाम में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला क्या था? इससे भी पीछे पद्मावत की बात हम कर रहे थे, तो पद्मावत की कहानी हम चर्चा कर रहे हैं यहां, ठीक है। पद्मावत जो कथा है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी है, उसमें रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका यानी सिंगन द्वीप की राजकुमारी थी, और उसके पास एक तोता हुआ करता था, हीरामन। सिंगन द्वीप की राजकुमारी, जिसके पास हीरामन नामक तोता था। हीरामन नामक तोता था इसके पास, और वो रानी जो थी बहुत सुंदर थी, और हीरामन तोता एक दिन उड़ गया उसके पिंजरे से, और उड़ता हुआ जो है किसी शिकारी के कब्जे में आया। शिकारी ने आगे बेचा, बेचते बेचते वो पहुंच गया, मतलब बिक करके अंत में पहुंचा तो वो रावण रतन सिंह के पास पहुंचा। रावण नहीं थे जब, वो रतन सिंह के पास पहुंचा, और रतन सिंह जो है ये जो है जोगी का भेष बना करके श्रीलंका गए, क्योंकि हीरामन ने उसकी प्रशंसा कर दी थी, उसकी रानी पद्मिनी की, तोते ने। तो इसलिए वो जो है तोते की बात सुन करके वहां चले गए, जोगी का भेष बना करके। जब राजा गंधर्व सेन को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने रानी पद्मिनी से उसका विवाह कर दिया, रतन सिंह का। तो रतन सिंह अपनी पत्नी रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ में आ गए, और चित्तौड़ से वो आगे की कहानी आपको ज्ञात ही है कि किस प्रकार से आक्रमण हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर थी, और उसी को प्राप्त करने के लिए इसने ये आक्रमण किया था। और कुछ राघव चेतन का भी इसमें है। राघव चेतन एक तांत्रिक था, ठीक है। इसमें राघव चेतन जो था उसके बारे में भी एक बात लिख देता हूं। ये एक तांत्रिक था, और ये चित्तौड़ में रहता था। एक बार क्या है कि इसने रानी पद्मिनी को जो है उनकी झरोके से, खिड़की से जो है देख लिया था, और रानी पद्मिनी इतनी अधिक सुंदर थी कि राघव चेतन वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ा। रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख करके रन जो है ये बेहोश होकर के गिर पड़ा था, ठीक है। और फिर जब उसको होश आया तो फिर वो ना बार बार आने लगा। जब इस बात का संदेह हो गया कि ये रानी पर बुरी नजर रखता है, तो इसे देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। धमका करके इसको देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को यह अपमान फील हुआ और अपमानित हुआ, और बड़ा तो था ही, बड़ा पदाधिकारी था, तांत्रिक था तो बहुत बड़ा था। एक अभी तांत्रिक हुए थे कुछ समय पहले, आज से 20-25 साल पहले, मैं अपने भारत में भी बहुत बड़ा तांत्रिक था, और
प्रधानमंत्री तक, कई देशों के प्रधानमंत्री तक उसके पैर छूते थे। ठीक है, तो ये जो बातें हम बता रहे हैं तो तांत्रिक ये उस लेवल का था, तो इसकी पहुंच थी। तो ये क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और इसने अपना बदला देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को सारी बात बता दी, रानी पद्मिनी के विषय में भी ये बात भी आती है। ठीक है, तो ये जो है रानी पद्मिनी सुंदर थी और राघव चेतन इस एक तांत्रिक जो कि इस पर बुरी नजर रखता था, उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के ये बताया। ऐसी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में कहानी लिखी है। आगे आप जानते ही हैं कि रानी पद्मिनी जो है उसके जो रिश्तेदार थे गौरा और बादन और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए 1303 में। रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में जो है जोहर कर लिया और इस प्रकार से जो है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तेरह सौ तीन में रतन सिंह, गोरा बादन, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1303 में रतन सिंह, गोरा बादन अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 दासियों के साथ चित्तौड़ दुर्ग में जोहर कर लिया। यह मेवाड़ का प्रथम शाका माना जाता है। ठीक है, ये सब बातें मैं बता चुका हूं। अब तो मात्र मैं लिख रहा था बोर्ड पर ताकि कोई बात लिखने में ना रह जाए। ठीक है, तो हम इस बात को चर्चा कर रहे थे कि 1303 में रतन सिंह, गोरा बादन अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 दासियों के साथ चित्तौड़ दुर्ग में जोहर कर लिया। यह मेवाड़ का प्रथम शाका माना जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। देखिए, आप जानते हैं कि चित्तौड़ का नाम कुछ समय के लिए खिजराबाद हुआ था और इस बात की जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कि ये खिजराबाद कब किया था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें। धाई भी पीर की दरगाह का लेख ये चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है और ये कब का है, 1325 ईस्वी का। धाई भी पीर की दरगाह का लेख जो है 1325 ईस्वी का है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित करके अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, हां, एक जिक्र और मैं यहां करता जाऊं, जोहर मेला। क्या है? देखिए, जोहर मेला क्या है कि जो वीरांगनाएं चित्तौड़ में
जौहर किया जिन्होंने, उन बलिदान को याद रखने के लिए ये जो है आरंभ किया गया। यह है मेला, चित्तौड़ में प्रतिवर्ष। चैत्र कृष्णा एकादशी को भरता है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई। देखिए, जौहर मेला क्या है? पहले तो जौहर मेला है कि जो चित्तौड़ के में शाके हुए थे, जौहर हुए थे, उनमें जो वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था, उनको उनकी याद को ताजा रखने के लिए जो है जौहर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष चित्तौड़ में किया जाता है, चैत्र कृष्णा एकादशी को। और ये इसकी शुरुआत कब हुई है भारत में? सॉरी, चित्तौड़ में 1981। ठीक है, तो ये जो है आज हम इतना ही कर पाएंगे, और अब समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और अब हम इसे समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलते हैं, इसी हमीर के साथ मिलेंगे। किसका? खून का टीका। इसमें पूरा का पूरा ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि हमीर के शासन से संबंधित है, कैसे उसने इस पर अधिकार किया दोबारा से चित्तौड़ पर। क्योंकि अभी तक तो मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करके इसका नाम बदल दिया, तो अभी ये तुर्कों के अधिकार क्षेत्र में है। अब कल हम इसमें आगे करेंगे कैसे तुर्कों से इन्होंने मुक्ति दिलाई हमीर देव सिसोदिया ने। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक है।